हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। जब पिछले साल और इस साल के बजट को मिलकर भारतीय रेलवेज ने 500 से ज्यादा वंदे भारत एक्सप्रेसेस को प्रोक्योर करने का डिसीजन लिया तो इस बात की वाहवाही ऑलमोस्ट हर जगह पे हुई। लोगों के सामने एक इमेज बनने लगी थी कि भारतीय रेलवेज पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने वाला है मॉडर्न, क्लासी, सेफ और हाई स्पीड पे चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए। लेकिन अगर थोड़ा सा डिटेल में देखे और थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे तो अचानक से दिखने लगता है कि वंदे भारत के इतने बड़े क्वांटिटी में ऑर्डर दिए जाना कहीं ना कहीं पर रेलवेज के लिए एक बहुत नेगेटिव डिसीजन हो सकता है और लॉन्ग टर्म में रेलवेज को बहुत ही ज्यादा दिक्कत पहुंचा सकता है अगर उनका एंड गोल वर्ल्ड क्लास बनना है तो। अब ये दिक्कतें क्या है, सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों में एक चीज समझना जरूरी ये है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो भारतीय स्टैंडर्ड्स और इंडियन रेलवे जो चीजें ऑफर कर सकती थी उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ऐसे नहीं बोल सकते कि पीछे हटती है, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक एवरेज मॉडर्न स्टैंडर्ड्स को स्पेशली डेवलप देशों के हिसाब से मीट नहीं कर पाती। अब इसका मतलब क्या है हम समझते हैं। जनरली हाई स्पीड ट्रेन को अगर हम वेस्टर्न अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंपेयर करें तो 200 किलोमीटर पर आवर के ऊपर चलने वाली स्पीड को हाई स्पीड कंसिडर किया जाता है। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को माने तो 250 के ऊपर की स्पीड्स को हाई स्पीड माना जाता है और जापानी स्टैंडर्ड्स को माने तो वो तो बहुत अलग लेवल पे है जहां पर 300 की एवरेज स्पीड से तो कई बुलेट ट्रेन चलती है। इसी के बीच में हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस को हम जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन बोल रहे हैं वो हार्डली 110, 120, 130 की एवरेज स्पीड पर चल रही है। कुछ सेक्शंस में कुछ पर्टिकुलर जगहों और स्ट्रेचेस के लिए ही हार्डली 160 की स्पीड तक वो पहुंच पा रही है। वैसे कहा गया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जो लोएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एक्चुअल हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस वहां पे भी नहीं पहुंच सकती। और ये पहली दिक्कत है कि लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से अगर बहुत ज्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस बन गई तो इनमें से कोई भी एक्चुअल हाई स्पीड ट्रेन नहीं कहलाएगी। लेकिन इसमें लोग सवाल यही करेंगे कि हमारे पास तो अभी ट्रैक्स भी नहीं है तो क्या फायदा बनाकर। अगर हम इन ट्रेन को बना भी ले 200 के हिसाब से या 200 के ऊपर के हिसाब से तो ना ये ट्रेन उन स्पीड पे चल पाएगी, तो वेस्टेज ऑफ मनी ही होने वाला है क्योंकि इनका कभी पोटेंशियल यूज नहीं हो पाएगा। देखा जाए तो ये अभी भी हो रहा है, बट रेलवे अपग्रेडेशन पे बहुत पैसा लगा रही है। मैंने एक वीडियो डेडिकेटेड कुछ दिन पहले ही बनाई थी कि कितने हजार करोड़ रुपए रेलवे ट्रैक अपग्रेडेशन के लिए लगाए जा रहे हैं और होने के लिए फ्यूचर में हम देखें तो कई सेक्शंस ऐसे हो सकते हैं जहां पर 180 से 200 की स्पीड पे हमें ट्रेन चलते हुए नजर आए। लेकिन अगर इतनी सारी वंदे भारत एक्सप्रेसेस बन जाती है आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो ये सेक्शंस जब फ्यूचर में 8-10 साल बाद ओपन होकर बड़े बड़े लेंथ में इतनी स्पीड ऑफर करेंगे तो ये ट्रेन उसके लिए केपेबल नहीं होगी और रेलवे को कुछ और सोचना पड़ेगा उन ट्रैक्स की यूटिलाइजेशन के लिए। और अगर इन ऑर्डर्स के बारे में हम देखें तो 6-6, 7-7 साल की डिलीवरी डेडलाइंस है कंपनीज के लिए, यानी कि जब तक वंदे भारत एक्सप्रेस के लास्ट वाले ट्रेन आ रहे होंगे उस समय तक देश की ट्रैक्स जो है वो ज्यादा केपेबल होगी आज के वंदे भारत एक्सप्रेस के हिसाब से। दूसरा इशू है टेक्नोलॉजी का। अब दोस्तों पैसेंजर एमिनिटीज के हिसाब से वंदे भारत एक्सप्रेस सारे बेसिक्स को बहुत अच्छे से मीट करती है। नॉइज डैम्पनिंग हो, सस्पेंशन कंफर्ट हो, ये चीजें वंदे भारत के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन वही अगर हम फिर से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे जाए तो कहीं ना कहीं पर वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर इंटीरियर डिजाइन के अंदर लैकिंग देखने के लिए मिलता है। हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी या जो वाईफाई होता है वो लिमिटेड जगहों पे नजर आ रहा है। आगे जाकर फ्यूचर में जो लोगों की नीड्स होगी डायरेक्ट प्लग्स वगैरह की वो नजर नहीं आती। और कहीं ना कहीं पर जो फिट एंड फिनिश है ट्रेन के अंदर कोचेस वगैरह की वो अभी भी सरकारी कंपनी की तरह नजर आती है। अगर आपने वंदे भारत के अंदर ट्रैवल किया है तो आपको छोटा मोटा दिक्कत नजर आएगा जहाँ पर कोई पैनल ठीक से अलाइन नहीं है, कोई भी स्क्रू जो है वो बाहर आकर निकला है, कहीं पर जो एक प्रॉपर फिनिश हो सकती है वहाँ पर कीला मार दिया गया है। वैसी चीज़ आपको अभी वंदे भारत में देखने मिलती है और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे वो नहीं है। अब ऑब्वियसली जो टेंडर्स के अंदर कंपनी को काम मिला है वो बेहतर काम करेंगी सरकार से, बट कहीं ना कहीं पर वापस यही इशू आता है कि जब 6-7 साल बाद ये ट्रेन आ रही होगी नई नई उस समय पर ये ग्लोबल स्टैंडर्ड से पीछे होगी। लेकिन ये तो मैंने सिर्फ पैसेंजर कंफर्ट की बात करी। टेक्नोलॉजिकली बात करिए ट्रेन के डिज़ाइन के अंदर तो कहीं ना कहीं पर जो सिग्नलिंग का इस्तेमाल इन ट्रेन के अंदर हो रहा है, कुछ ऑटोमेशन लेवल्स है, ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेशन के अंदर यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है, वो करंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो है, लेकिन फ्यूचर में जो ट्रेन चलने चाहिए ट्रैक्स के ऊपर उसके कंपेरिजन में नहीं है, चाहे वो टैलगो जैसी ट्रेन से क्यों ना हो। और इसलिए इतना बड़ा ऑर्डर देके कहीं ना कहीं पर रेलवे एक खतरा प्रोड्यूस कर रही है और इसीलिए ये ट्रेन जल्दी आउटडेट हो सकती है। अगले इशू की बात
करें तो वो है एल्यूमिनियम ट्रेन्स का। तो दोस्तों बहुत रिसेंटली ही पहली एल्यूमिनियम ट्रेन्स बनने के लिए ऑर्डर्स दिए गए हैं। ये भी लेट आएगी और कम संख्या में आएगी, लेकिन उसके पहले इतनी सारी स्टील वाली ट्रेन्स बन जाएगी कि वो भी रेलवेज के लिए इनएफिशिएंट कहलाएगी लंबे समय के लिए। अब इसका ब्रॉडर पिक्चर क्या है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है, ये दिक्कत मैं गिनवा क्यों रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि रेलवेज जो है कहीं ना कहीं पर टाइम के साथ में जल्दी इन ट्रेन्स को पुराना होते हुए देखेगी। तो हाँ वो बात तो है ही, लेकिन एक चीज समझना जरूरी है कि ये लाखों हजारों करोड़ के काम है अगर ओवरऑल अगर हम पूरा का पूरा ऑपरेशंस भी कैलकुलेट कर ले तो। इसके वजह से रेलवेज इनके अंदर इतना पैसा लगाती है तो कहीं ना कहीं पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें ट्रेन नहीं मिल पाएगी। ये काइंड ऑफ वही चीज है जो आज भी हम नॉन एसी कोचेस प्रोड्यूस करके कर रहे हैं, जहां पर दुनिया बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। हम कहीं ना कहीं पर एवरेज चीज को अल्ट्रा मॉडर्न समझकर उसे ही लॉन्ग टर्म विजन के तौर पे देख रहे हैं, और रेलवेज को कहीं ना कहीं पर इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखना जरूरी है कि भारतीय रेलवेज में डेली 13,000 से ज्यादा ट्रेन चलती है, जिनमें से हार्डली 500 से 600 ट्रेन वंदे भारत बनेगी आने वाले 5 से 6 साल के अंदर, अगर गवर्नमेंट और ऑर्डर्स नहीं देती तो। और इसकी वजह से बहुत स्कोप बचता है दूसरे पैसेंजर ट्रेन को और मॉडर्न चीजों के साथ में रिप्लेस करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट वो करते हुए भी नजर नहीं आ रही। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो समझते हैं। अब मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हुई है, थोड़ा ओपिनियन बेस्ड वीडियो ही है। तो यहाँ पर वंदे भारत स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो रेलवेज को 2-3 चीजें करनी चाहिए। पहली बात वो है कि ट्रेन के जो इंटरनल्स होंगे वो मॉडर्न फ्यूचर में आने वाले सिग्नलिंग सिस्टम्स, कंट्रोल्स, ड्राइव सिस्टम, सारी चीजों को जो है ज्यादा आगे के हिसाब से सोचकर बनाना चाहिए, और स्पेशली स्पीड्स को हिसाब से तो बनाना ही चाहिए। जो पैसेंजर फैसिलिटीज होती है वो ऑब्जर्व करनी चाहिए कि फ्यूचर के अंदर क्या होनी चाहिए, किस चीज की नीड होगी वो बनने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेट में मे बी कोट हुक्स या चप्पल रखने वाले बैग्स के ऊपर लोग इतना अटेंशन ना दे, लेकिन फ्यूचर में चाहे वो इलेक्ट्रिक प्लग्स की ज़्यादा संख्या हो, नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहतर होना हो, ये चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी है। टिल्टिंग ट्रेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज करेंट ट्रैक्स के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है ज़्यादा स्पीड ट्रेन चलाने के लिए, वो है टिल्टिंग टेक का यूज़ करना। और वैसे गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर लिया, टैल्गो से फिर से बात भी हो रही है टिल्टिंग टेक लगवाने के लिए। तो गवर्नमेंट जो ये 400-500 ट्रेन है इनके अंदर ही वो यूज़ करना शुरू भी करे, ऐसी उम्मीद हम लगा सकते हैं। इसके बाद में मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा कि रेलवेज को बाकी सेक्शंस में क्या करना चाहिए, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक बार बात की है। वो ये है कि हमें दूसरे जो ये 13,000 में से मैंने 500 वंदे निकाल के बात की, वो ट्रेन के अंदर गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ें करना बंद कर देनी चाहिए जो फ्यूचर में बोझ बनेगी। जैसे मैंने कहा था कि नॉन एसी कोचेस को नहीं बनाना चाहिए। LHB कोचेस भी 1960-70s का डिज़ाइन है, उसके आगे बढ़ना चाहिए। बेहतर बोगीज एंड बेहतर कोचेस के साथ में पैसेंजर एमिनिटीज़ अलग तरीके की होनी चाहिए। बेटर पैसेंजर सिस्टम्स, बेटर स्पीड्स, बेटर सस्पेंशन, बेटर नॉइज इंसुलेशन, ये बाकी कोचेस के अंदर भी अभी इंप्लीमेंट जब होना शुरू होगा तब जाके 6 या 7 साल बाद जब धीरे धीरे ऑलमोस्ट सबकी सब ट्रेन रिप्लेस होने को हमें दिखने लगेगी, उस समय पर हमें एक्चुअल फायदा समझ में आएगा इन ट्रेन का, और हमारी इंडियन रेलवे तब वर्ल्ड क्लास कहलाएगी। वरना होगा ये कि दुनिया और आगे निकल जाएगी और हम आज के फीचर्स के साथ में रहेंगे 6-7 साल बाद, जो कि ऑब्वियसली एक अच्छी बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट आप समझे होंगे, क्योंकि ये थोड़ी एक ओपिनियन बेस्ड वीडियो है। अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करना कि इसमें मेरा गलत क्या हो सकता है, और मिलेंगे अगले वीडियो में। उन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद में वंदे भारत का भारत के रेलवे ट्रैक्स के ऊपर दौड़ने को कुछ खुशाइन करार नहीं दिया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने खुद ही इसका बैलेंस भी कर दिया जब उन्होंने कहा कि 13,000 ट्रेनों के मुकाबले में 500 वंदे भारत कुछ इतनी ज़्यादा तो नहीं होंगी। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो आज चलने वाली ट्रेनें हैं उससे भी अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन ये बात अपनी जगह हकीकत है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ने भारतीय रेलवे के ऊपर ऐसे असरात छोड़े हैं जो इसकी कामयाबी की मिसाल भी बनेंगे। आज के दिन तक भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद है जो वंदे भारत में सफ़र तो करना चाहती है, लेकिन उनकी जेब अभी इजाज़त नहीं देती। लेकिन जो भारत में मुआशी बेहतरी आएगी तो फिर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद वंदे भारत पर मुंतकिल भी होगी। लेकिन वीडियो उन्होंने जो टेक्निकल पॉइंट्स पे बात की वो वाकई बहुत ज़बरदस्त और काबिल गौर भी हैं। उनका कहने का मकसद था कि अगर हम 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने का दावा करते हैं और सेमी हाई स्पीड ट्रेन होने का दावा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरे भारत में एक भी ट्रैक ऐसा नहीं जहां पर ये वंदे भारत एक्सप्रेस हमें 180 किलोमीटर पर दौड़ती हुई दिखाई दे। ट्रायल रन के ऊपर इसने 180 किलोमीटर को टच किया हुआ है। लेकिन जो दिल्ली से आगरा तक का सेक्शन है ये पूरे भारत में अब तक का सबसे बेहतरीन सेक्शन है, जिसके ऊपर 160 किलोमीटर फी घंटा को हाथ लगाती है। और दूसरी तरफ गतिमान एक्सप्रेस भी इसी ट्रैक के ऊपर दौड़ती हुई इसी स्पीड को हासिल कर लेती है। तो अगर पूरे भारत में अब तक की चलने वाली कोई 17-18 वंदे भारत हो चुकी हैं, अगर उन सारों का एवरेज निकाल के देखा जाए तो वो 90-95 किलोमीटर फी घंटा के आसपास आएगा। तो इस लिहाज से ये वंदे भारत की नाकामी है कि आप वंदे भारत तो मुसलसल बना रहे हैं, लेकिन ट्रैक्स को अभी इतना अपग्रेड नहीं कर रहे कि वो इस स्पीड को बर्दाश्त कर सके। लेकिन भारत जैसा मुल्क है और यहाँ पर जो तब्दीली आ रही है ये बहुत आस्ता आस्ता आ रही है। वीडियो उन्होंने
अमेरिका की मिसालें दी कि जहाँ पर 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार को हाई स्पीड माना जाता है, फिर यूरोप में 250 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार को हाई स्पीड माना जाता है, और जापान में तो ये रफ़्तार 300 किलोमीटर फ़ी घंटा भी एवरेज के हिसाब से चलती है। तो भारत की रेलवे का कंपैरिजन आप आज के दिन तक या आइंदा 10, 15, 20 सालों तक भी किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप भारत की रेलवे का कंपैरिजन भारत में गुजरे हुए वक्त के हिसाब से करें तो फिर मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार इसमें कोई बहुत बड़ी गलती कर रही है इतनी बड़ी तादाद में वंदे भारत को बना के, क्योंकि कुछ एक ट्रैक्स के ऊपर वंदे भारत इतनी ज़्यादा कामयाब हुई है कि वो उनके डब्बे हैं उनकी तादाद को बढ़ा दिया गया। अगर 8 डब्बे लगते तो अब उनको 16 कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक वंदे भारत अपनी तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी। गालबन नागपुर से बिलासपुर की वंदे भारत, उसके डब्बों की तादाद को कम कर दिया गया। फिर इसी तरह दिल्ली से जो अजमेर तक चलाई गई है वंदे भारत, उसमें भी जयपुर से दिल्ली तक का रश ज़्यादा है, लेकिन आगे जयपुर से अजमेर का रास्ता उसमें ट्रैफिक कम हो जाता है, जिसकी वजह से सवारियां कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से वंदे भारत के बहुत सारे डब्बे जो हैं वो खाली जाते हैं। तो ये जब एक बार सारा नेटवर्क वंदे भारत का बिक जाएगा तो फिर समझ आएगी कि किस रूट के ऊपर ये कितनी ज़्यादा कामयाब है। और तब तक इतनी ज़्यादा देर भी नहीं हो चुकी होगी। 13,000 के मुकाबले में अगर 500 वंदे भारत आ जाएंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये नाकामी से 2-4 होंगी, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ साथ भारतीय लोगों का ब्यार ज़िंदगी जब बेहतर होगा और माशी इस्तात बढ़ेगी तो फिर वो इस सफ़र को तरजीह देंगे आज की ट्रेनों की निस्बत। बाकी दूसरी ट्रेनों को भी मुसलसल अपग्रेड करने की ज़रूरत है, लेकिन ये सारा काम इतना आनन फनन नहीं हो सकता। 1,25,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है 2023 से 24 तक के, और ये बजट डिफेंस के बाद किसी भी मिनिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा है। ट्रांसपोर्ट का और रेलवे का मिला के तकरीबन 1,25,000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट रखा गया है। तो महदूद आमदन के साथ और महदूद वसाइल के साथ भारतीय रेलवे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत में दिल तो करता होगा भारतीय रेलवे का कि हर तरफ बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई दिखाई दे, लेकिन जो मामलात है अब अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन को देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद से बुलेट ट्रेन की बजाय वंदे भारत को अहमियत दी जाएगी। चाहे उतनी रफ्तार वो हासिल कर सके चाहे ना कर सके, लेकिन बुलेट ट्रेन से भी बहुत बेहतर ऑप्शन अगले 10-20 साल तक भी वंदे भारत ही बन के सामने आएगी। लेकिन आज की कमी और कोताहियों को दूर करने की ज़रूरत है, और वंदे भारत के कोचेज़ में जो कमियां कोताहियां रह रही हैं, जिसकी तरफ वीडियो ऑनर इशारा कर रहे थे कि इंटरनेट हर जगह मुयसर नहीं हो रहा और भी कुछ गलतियों की तरफ निशानदेही कर रहे थे, तो हर आने वाली जनरेशन में गुजरी हुई गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और वैसे भी ये सारी मेड इन इंडिया पॉलिसी है, सारा मेक इन इंडिया का हिसाब किताब है, बनाने वाले भी इंडियंस हैं, सारा खाम माल भी भारत में मिलता है, तो इस वजह से इसके ऊपर तजर्बात करना भी भारत सरकार के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। तो वीडियो ने अपनी तरफ से एक सारी सलाह दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वंदे भारत को लेके भारतीय रेलवे अभी तक तो ठीक डायरेक्शन में है, क्योंकि बुलेट ट्रेन बहुत महंगा ऑप्शन है और पुरानी ट्रेनों को चलाना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। तो वंदे भारत एक दरमियान का रास्ता है, और दरमियान का रास्ता ही दरअसल देर पा कामयाबी का रास्ता होता है। आपकी कीमती का शुक्रिया इस वीडियो पे यहाँ तक बनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।